सबका सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। ये हम सबका सौभाग्य है कि उद्घाटन सत्र में देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इस समापन सत्र के अवसर पर मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। पूजनीय महाराज जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की आज की इस बैठक के समापन सत्र में उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के सह प्रभारी माननीय सत्या कुमार जी, माननीय संजीव चौरसिया जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के सह संगठन महामंत्री सम्मान्य भवानी जी, सम्मान्य करमवीर जी, राष्ट्रीय मंत्री माननीय विनोद सोनकर जी, माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रों के अध्यक्षगण, क्षेत्र समिति के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए सभी उपस्थित पदाधिकारी, भाइयों बहनों, प्रातःकाल से ही इस पूरी कार्य समिति में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रदेश संगठन महामंत्री जी को कि कोरोना कालखंड में भी प्रदेश कार्य समिति को इतनी भव्यता के साथ यहां पर वो लोग आयोजित करने में सफल हुए हैं। अन्यथा ये हम सब के लिए एक चुनौती थी। पिछले एक वर्ष के दौरान हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ भेंट मुलाकात होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में भी और लखनऊ में भी मुलाकात होती है, लेकिन पूरी कार्य समिति एक साथ आपके साथ संवाद बनाया जा सके, एक वर्ष से ये चुनौती बनी हुई थी हम सब के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो परिस्थितियां दुनिया के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पैदा हुई थी, उन परिस्थितियों से थोड़ी राहत मिली है और उस राहत के बीच में कार्य समिति यहां पर बुलाई गई है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपदा प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण रहा है कोरोना से जूझते समय जो कार्य योजना बनी थी। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन का उदाहरण देश ने दुनिया के सामने दिया। और आप सबका
जिन्होंने प्रदेश में कोरोना प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की एक नई छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया। और मेरा आग्रह होगा, कोरोना भी समाप्त हुआ नहीं। आप देख रहे होंगे कि 7 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। देश के अंदर कुल जितने भी इस समय कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, उसमें से 7 राज्यों में 87% मामले हैं। और आवागमन जिस प्रकार से खुला हुआ है, इसको देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि हम ये सतर्कता जरूर बरतें। जितना बेहतरीन कार्य हुआ है, थोड़ी सी असावधानी वह एक संकट भी खड़ा कर सकता है। इसलिए असावधानी, आग से, रोग से और पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको हल्केपन पे भी नहीं लेना चाहिए। हमेशा सावधानी और सतर्कता ही उससे बचाव करती है। और इस सावधानी और सतर्कता के लिए आप सबका आह्वान करूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 60 साल से ऊपर का जो भी कार्यकर्ता है, बेझिझक सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीन ले लें। दूसरा, 45 साल से ऊपर का कोई कार्यकर्ता है और किसी बीमारी से ग्रसित है, वह जाकर के फ्री में वह भी वैक्सीन ले ले। बाकी कार्यकर्ता अपना इंतजार करेंगे। वैक्सीन सबको लग रहा है, फेज वाइज सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप सबसे आग्रह होगा कि फ्री में वैक्सीन, दुनिया के मार्केट में जिसकी कीमत 5,000 से लेकर 5500 है, वह वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से फ्री में देश के अंदर लगाया जा रहा है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हर तबके को, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी निरोगता को ध्यान में रख करके ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी अपने नजदीक के केंद्र में जाकर के 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को ये वैक्सीन लगाने में अगर योगदान दे देता है, तो जो कार्य सेवा ही संगठन का लॉकडाउन के दौरान आपने निभाया है, वह सेवा ही संगठन को एक नई परिणति के रूप में एक बार फिर से सामने ला सकता है। इसमें भी हमें बराबर की भूमिका का निर्वहन करना होगा। एक अपील आप सबसे मेरी थी। कोरोना के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ है, ये सब आपके सामने है और बेहतर परिणाम भी सबके सामने आए हैं। एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। जब प्रदेश कार्य समिति यहां पर बैठी हुई है, उन स्थितियों में बहुत सारे ऐसे कार्य होने हैं जिन कार्यों को लेकर के अभी प्रदेश की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में जो बहुत मजबूती से प्रदेश को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आप में से जितने भी लोग होंगे सार्वजनिक जीवन में कार्य करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अंदर या दुनिया के अंदर तमाम जगहों पर आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। ईमानदारी के साथ सोचिए, 4 वर्ष पहले जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में जनता की, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की क्या राय बनती थी। और आज 4 वर्ष के बाद जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के कार्य को देखते होंगे और तब कहीं जाते होंगे, तब जनता की और अन्य राज्यों की क्या राय प्रदेश के बारे में है, यह भी आपके सामने होगा। ये परसेप्शन है। जैसा आप भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की कार्य योजना बनाएंगे, जिस प्रकार के कार्यक्रमों को करेंगे, उस प्रकार की राय बनेगी। 4 वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी एक उपलब्धि है प्रदेश के अंदर।
सरकार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी ताकत कहां से पैदा होती है? आप जैसे कार्यकर्ताओं से ताकत पैदा होती है कि नहीं, दंगा नहीं होने देना है, किसी भी स्थिति में अव्यवस्था नहीं फैलने देना है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है और गुंडागिर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई छिप बैठे हुए हैं। ये सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। और ये पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सुचिता, जिस पारदर्शिता और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज तो हर एक स्तर पर ये चेंज दिखना चाहिए और इसका प्रभाव किस स्तर पर पड़ा है? प्रभाव किस रूप में चेंज होता है? आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से दो शब्द अक्सर सुने होंगे। जब भी एक बड़े फोरम में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, व्यवसाय की सुगमता। 2016-17 में उत्तर प्रदेश कहां था? 14वें नंबर पर। यानी अगर किसी देश और दुनिया के किसी निवेशक को प्रदेश के अंदर निवेश करना होता था या देश के अंदर कहीं निवेश करना होता था, तो उत्तर प्रदेश का नंबर कहां आता था? 14वें नंबर पर। क्या 14वें नंबर पर कोई निवेश करेगा या पहले 3 पर करेगा? पहले 3 प्रायोरिटी होती है किसी भी निवेशक की। 16-17 में उत्तर प्रदेश कहां था? 16वें नंबर पर, 14वें नंबर पर। और आज कहां है? नंबर 2। ये किसके बल पर? आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर। मंत्रिपरिषद की टीम है, मंत्रिपरिषद की टीम के निर्णयों को नौकरशाही लागू करती है, लेकिन ताकत कहां से प्राप्त होती है? इस टीम से प्राप्त होती है। जो टीम उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके बल पर सरकार लड़ती है, काम करती है, निचले स्तर तक अपनी बात को पहुंचाती है। और इस व्यवसाय की सुगमता का परिणाम क्या है? 3 लाख करोड़ का निवेश निजी क्षेत्र का प्रदेश में हुआ। 35 लाख प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार मिला निजी क्षेत्र में। मैं भी सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, ये निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर हम सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, जिला तहसील विकास खंडों की कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स के निर्माण, मेट्रो के निर्माण, बड़े बड़े अन्य सरकारी स्तर पर ऊर्जा के क्षेत्र में या अन्य सेक्टर में जो बड़े बड़े कार्य प्रारंभ किए, ये सभी सिंचाई से जुड़े हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। इससे डायरेक्ट रोजगार 1.5 करोड़ नौजवानों को डायरेक्ट इसमें रोजगार प्राप्त हुआ। और अगर इसके साथ अगर हम अन्य माध्यमों से इसको देखेंगे, एक बड़े पैमाने पर जो प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के कार्य आगे बढ़े हैं, इसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आंकड़े, चोरी कहां होती थी, और ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अपने पास रखने चाहिए कि कैसे कैसे चोरी करते थे लोग या करवाते थे। 2017 में जब हम लोग आए थे तब वैट था, प्रदेश में कितना राजस्व आता था? 49,000 करोड़। उसी वर्ष जीएसटी आया और जीएसटी लागू होने के साथ जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, आज प्रदेश का राजस्व कहां जा रहा है? 1 लाख करोड़ रुपए का। दोगुने से ज्यादा हम लोग राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। एक्साइज में प्रदेश को राजस्व कितना मिलता था? 11 से 12,000 करोड़। आज प्रदेश का राजस्व कहां पहुंच रहा है? 35 से 36,000 करोड़। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 9 से 10,000 करोड़ उस समय प्राप्त होता था, आज कितना प्राप्त हो रहा है? 23 से 25,000 करोड़।
माइनिंग में 12 से 1300 करोड़, और आज कितना प्राप्त हो रहा है? 4000 से 4400 करोड़। यानी हर एक क्षेत्र में दुगना तिगुना राजस्व आया, और राजस्व जब आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा गया, लोक कल्याण के लिए पैसा गया, विकास के लिए पैसा गया, और विकास के लिए पैसा गया तो इसने रोजगार का भी सृजन किया, इसने नौकरियां भी दी, और आज प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को भी हम 43,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। यह है प्रदेश की का ओवरऑल जो पिक्चर है, जो पिछले 4 वर्ष के दौरान देने में सफलता प्राप्त हुई। यह एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो जनता के सामने उसने वायदे किए थे किसी भी क्षेत्र में। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को कह सकता है कि हमने केवल भाषण नहीं दिए, हमने केवल लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से केवल जनता के सामने घोषणाएं नहीं की, बल्कि हमने उसे हकीकत में बदलने का कार्य भी किया। और हकीकत में बदलने का कार्य क्या है? 4 लाख नियुक्तियां हो जाती हैं, और 4 लाख नियुक्तियों में कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं, कहीं कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, न कोई अन्य वाद। 4 लाख यूपी का नौजवान प्रदेश के अंदर ही नौकरी पर, सरकारी नौकरी पा जाए, यह अपने आप में शासन की वह कार्य पद्धति थी जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था चुनाव घोषणा पत्र के समय। जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, और जो बातें उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के पहले विधानसभा चुनाव के समय कही थी, आज जब भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है। हमने कहा कि हम प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे, हमने वो करके दिखाया। हमने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भी आवश्यक होगा उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, संवैधानिक दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे। आज कोरोना कालखंड में 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा। ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर चले हुए वे कार्य हैं जो हमने जो कहा वह करके दिखाया है, और लगातार उन चीजों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यही वे कार्य हैं जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध में प्रतिक्रिया तो होगी, ये तो हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा। विपक्ष भी कैसे चुपचाप बैठेगा? विरोधी चुपचाप क्यों बैठेगा? विरोधी को कुछ ना कुछ तो इसमें बोलना है, कुछ ना कुछ करना है, और वह भी इसी प्रकार से उसने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके अपनाए। पहले तो उसने कहा कि साहब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर जब उसको लगा कि इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर उन्होंने तमाम अन्य प्रकार के आरोप लगाए। फिर उन्होंने कैसे कैसे गुमराह करने वाली स्थिति, अंततः अन्नदाता किसानों के कंधों में बंदूक रख करके साधने का कार्य प्रारंभ किया। स्थिति क्या थी? स्थिति क्या है? भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। किसान का धान, किसान का गेहूं, किसान का गन्ना, किसान का दलहन, किसान का तिलहन, कोई भी सरकारी क्षेत्र में खरीदारी नहीं होती थी। एमएसपी घोषित होने के बाद भी प्रदेश के अंदर वो लागू नहीं होती थी। एमएसपी का मतलब केवल घोषणा नहीं होती है, एमएसपी का मतलब उसके अनुसार सरकारी क्रय केंद्र स्थापित हों, और सरकारी क्रय केंद्र जब स्थापित होंगे तब मार्केट में प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी। लेकिन 2017 के पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 17 के पहले के आंकड़े आप उठा करके देखेंगे, 5 लाख, 7 लाख और एक वर्ष 16 लाख मीट्रिक टन का क्रय केवल प्रदेश सरकार ने किया था। और आज अगर इसी वर्ष धान के क्रय की मैं बात करूं तो 68 लाख मीट्रिक टन का धान का क्रय किसानों से किया गया, और यह पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा गया। ऐसा नहीं कि पैसा कहीं और चला गया, डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है। नगद भुगतान नहीं होता, चेक के माध्यम से भुगतान नहीं होता है। कोरोना कालखंड में 35 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किसानों से किया गया, और प्रदेश, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने
119 चीनी मिलें चलाईं और 119 चीनी मिलों को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ पिछले 4 वर्ष के दौरान 1,26,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को सीधे उनके खाते में करने का काम किया है। ये प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है। अगर आप 10 वर्ष का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यों को अगर आप देखेंगे तो यह 10 वर्षों में भी इतना गन्ना मूल्य का भुगतान वे लोग नहीं कर पाए थे। यानी ये चीजें बताती हैं कि जो लोग आज किसानों के कंधों पर, भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखने का कार्य कर रहे हैं, वे केवल गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में 2-3 उदाहरण रखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो अधिनियम भारत सरकार ने पास किया है, यह अधिनियम बनने के पहले भी हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट खेती होती थी। झांसी के अंदर आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध कंपनी वैद्यनाथ ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से करता है। वो किसानों से हर्बल की खेती कराता है, हर्बल प्रोडक्ट उनसे सीधे खरीदता है और बदले में उनको अच्छा मुनाफा देता है। और भी अन्य तमाम उदाहरण हैं जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहे हैं। कहीं कोई समस्या कहीं नहीं थी, लेकिन कैसे गुमराह करने का कार्य हुआ। कहा गया कि किसान की खेती को बंधक बना दिया जाएगा। कितना झूठ था, कितना असत्य था। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह विकल्प है, बाध्यता नहीं, अधिनियम बन गया है, किसान अगर चाहे तो इसको लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करे, यह किसान पर निर्भर करता है। लेकिन गुमराह करने का कार्य किया गया। दूसरा कहा गया कि एमएसपी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बोलना चाहिए, यह सच है एमएसपी की घोषणा 66-67 में हुई, लेकिन लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में देने का काम मोदी जी ने 2018 में प्रारंभ किया। 2018 में मोदी जी ने किया है, जब उन्होंने लागत का 1.5 गुना दाम 45 जींस का किया। और एमएसपी के माध्यम से आप आज देख सकते हैं 2014 की तुलना में 2019 में कितना दाम एमएसपी में वृद्धि हुई है, व्यापक वृद्धि हुई है। एमएसपी देने के साथ ही यह भी घोषणा करके एमएसपी जारी रहेगी, ये प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त करने की साजिश हो रही है। यानी ये विपक्ष गुमराह कर रहा है। और तीसरा, मंडी से संबंधित जो कानून है, मंडी अधिनियम में व्यापक सुधार हुए हैं। अब किसान की सुविधा के लिए अगर लखनऊ का किसान यह समझता है कि उसको अच्छा दाम बाराबंकी में मिलेगा, और अगर वह लखनऊ में न चाह करके बाराबंकी में अपने उत्पाद को बेचना चाहता है, तो बिना किसी टैक्स के मंडी समिति के लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। मंडी समिति का कानून केवल मंडी परिसर में लागू होगा, उसके कमांड एरिया में नहीं, उसका कोई कमांड एरिया नहीं होगा। अब किसान का कमांड एरिया होगा। अगर लखनऊ का किसान चाहे तो देश के अंदर कहीं भी जाकर के अपनी उपज बेच सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जहां उसको मुनाफा मिलेगा वहां पर वो अपनी उपज को बेच सकता है। जब यह अधिकार किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, तो उनको गुमराह करने का कार्य हो रहा है कि तो मंडियां समाप्त की जा रही हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, 2018-19 में मकई का समर्थन मूल्य हम लोगों ने घोषित किया, 1800 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया। उस समय से उससे पहले किसान को 1100 रुपए मिलता था मकई का दाम। 1800 रुपए घोषित किया। जो पार्टियां 1100 रुपए में खरीदती थी, इनके सामने यह रहा कि अगर सरकारी क्रय केंद्र स्थापित होंगे तो फिर उनको मकई मिलेगी ही नहीं। उन्होंने प्राइवेट में भी अपने केंद्र स्थापित किए और उन्होंने किसानों से ज्यादा दाम पर, उन्होंने सरकारी क्रय केंद्र से ज्यादा दाम पर, सरकार का रेट था 1800 और मार्केट में किसान को मिलना प्रारंभ हुआ 2200 रुपया। मकई का दाम 2200 रुपए किसानों को जब मिलना प्रारंभ हुआ, आप मुझे बताइए 400 रुपए का जो मुनाफा ये किसान के खाते में गया ना, ये किसान, इस प्रतिस्पर्धा से लाभ किसान को प्राप्त हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, इसके लिए सरकारी मंडी भी है। जून 2020 में यह अधिनियम लागू हुआ
और हमारे प्रदेश में 100 मंडियां चल रही हैं, एक भी मंडी बंद नहीं हुई। देश के अंदर भी एक भी मंडी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने ई नाम के साथ 1000 नई मंडियों को जोड़ने की भी घोषणा कर दी है। तो जब ई नाम के साथ जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट के साथ इन सबको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, तो फिर नेशनल ई मार्केट के नाम पर जब ये सभी मंडियां एक साथ जुड़ रही हैं, तो मंडियों को समाप्त करने की झूठ और गुमराहपूर्ण कार्रवाई क्या एक किसान के साथ धोखा नहीं है? विपक्ष सीधे सीधे धोखा कर रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक किसान बंधु के साथ मिलकर के एक संवाद बनाने की आवश्यकता है। उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि आखिर 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में देश ने संविधान लागू किया, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और लगातार इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड जारी क्यों नहीं किया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू क्यों नहीं की थी? आज तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन जब किसान किसी के राजनीतिक एजेंडे में होता तो ना, एजेंडा तो यहां पे तुष्टीकरण का हुआ करता था, जाति का होता था, मत और मजहब का होता था। न किसान उनके एजेंडे में कभी था, न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। सबके साथ धोखा करते थे और सबके साथ धोखा करके केवल नारे के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य करते थे और गुमराह करने के बाद फिर हर बार नई घोषणा के साथ अगले चुनाव में आ जाते थे। लेकिन आज तो ये सभी राजनीतिक एजेंडे के हिस्से हैं, जहां पर किसान को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं लागू की हैं, व्यवसाय को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं घोषित की हैं और जहां पर एक आम नागरिक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने के लिए, जैसे आप जीवन की सुगमता कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग को भी और आसान करने के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को गांव और शहर में आवास मिल जाना क्या कभी मिला था? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो आज भी विधायक हैं, पहले भी विधायक थे और कुछ लोगों ने तो लंबी पारी खेली है। मैं खन्ना जी ही मुझे लगता है कि भले इस समय सो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक वे विधायक के रूप में काम किए थे। एक लंबे समय तक इन लोगों ने सरकार के कार्यों को देखा है और लंबे समय तक कार्य को देखने के साथ इन्होंने महसूस किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कभी गरीबों को मकान नहीं मिलते थे। आप भी गांव-गांव में रह रहे होंगे, क्या किसी गरीब का शौचालय बनता था? क्या किसी गरीब का मकान मिलता था? क्या किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलता था? क्या किसी गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन मिलता था? क्या किसी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर मिलता था? कभी नहीं मिलता था। और जो लोग आज छोटा पशुओं को, निराश्रित गोवंश को मुद्दा बना रहे हैं, इन निराश्रित गोवंश न मेरा है, न मेरे मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का है, न हमारे किसी विधायक का है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। 5.5 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकारी गौशालाओं में है और प्रदेश के अंदर सहभागिता योजना के माध्यम से भी लगभग 75,000 से अधिक गोवंश हम लोगों ने किसानों को दिया है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपए हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुपोषित परिवारों को भी उन्हीं निराश्रित गोवंश में से एक दुधारू गाय दी गई है, जिसमें हर गोवंश के लिए भी 900 रुपये सरकार उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, इस बार के बजट में तो सरकार ने घोषणा की है
कि हर न्याय पंचायत स्तर पर भी हम एक एक बड़ी गौ आश्रय स्थल, गौशाला खोलेंगे, जिसमें निराश्रित गौवंश की देखभाल, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन का कार्य आगे बढ़ाएंगे। यानी जहां से भी हो सके किसान के हित में, गांव के हित में, प्रदेश के हित में हम लोग कदम उठाएंगे। विकल्प ये नहीं हो सकता है कि गाय अगर ज्यादा हो गई है, किसी किसान ने छोड़ दी, तो हम उसको कसाई को कटने के लिए दे देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करता है कि किसानों को गाय को काटने के लिए दे दी जाए? मुझे लगता है कि कोई भी भारत का नागरिक और मुझे लगता है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसका विकल्प हमारे सामने है और विकल्प हमारी सरकार ने दिया है। और विकल्प ये दिया है, हम गौ आश्रय स्थल खोलेंगे, गोकुल ग्राम की स्थापना करेंगे, गोबर गैस प्लांट के माध्यम से एक नए विकल्प को आगे बढ़ाएंगे, गाय के संरक्षण और संवर्धन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कोरोना कालखंड में सेवा ही संगठन का एक आदर्श उदाहरण आप सबने प्रस्तुत किया, लेकिन सेवा ही संगठन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते समय 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई। और जो आया उत्तर प्रदेश में, हर व्यक्ति इंतजार करता था जब वह राजस्थान से चलता था, महाराष्ट्र से चलता, जब वह एक प्रदेश से कदम दूसरे प्रदेश में रखता था, तो उसके मन में एक ही बात आती थी, किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पहुंच जाऊं। एक ही बात उसके मन में आती थी। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके मन में एक विश्वास, वह मजदूर किसी एक जाति का नहीं था, उसके मन में एक विश्वास था, जैसे हूं प्रदेश की, मैं एक बार उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंच जाऊंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सारी सुविधाएं अपने कर देगी। एक विश्वास था उसके मन में। और यह मन में केवल वहीं का नहीं था, उत्तर प्रदेश से होकर के जाने वाले प्रत्येक प्रवासी कामगार और श्रमिक के मन में यही बात थी। और यही कारण था कि हमने प्रदेश में उनकी व्यवस्था तो की, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए एक आयोग गठित होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं चाहूंगा कि जब सरकार के 4 वर्ष के इन सफलतापूर्वक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, 7-8 दिन का एक 19 से 25-26 तक का जो कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना में उसको भी जरूर शामिल करिए। हम लोगों ने तय किया है 2-3 योजनाएं हैं, अगर आप नोट कर सकेंगे जरूर नोट करिए। एक, निवासी और प्रवासी जितने भी कामगार और श्रमिक हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का एक कवर देने का निश्चय किया है। 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर दिया है सुरक्षा का। और दूसरा, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड अगर नहीं बना है तो सरकार उसका 5 लाख रुपए हर साल आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का कार्य भी करेगी, जो स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे उपलब्ध कराएगी। और इसके लिए अभी से कार्रवाई हमारी आगे बढ़नी चाहिए। तीसरा, किसान अपनी खेती करता है, बहुत सारी जगह किसान के बदले बटाईदार खेती करता है, लेकिन अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था तो उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य और बटाईदार को भी 5 लाख रुपए का जीवन बीमा का कवर देने का काम सरकार ने प्रारंभ किया है। और जहां कहीं भी भगवान करे किसी के घर में आपदा ना आए, लेकिन अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा से बचाव के लिए हर एक किसान को, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य को और किसान के यानी किसी खेती को करने वाले बटाईदार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का हमें तत्काल लाभ देना चाहिए अगर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो। भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, युवाओं के लिए भी तमाम योजनाएं की, व्यवसायों के लिए भी की। और मैं तो चाहूंगा हमारा व्यापार कल्याण बोर्ड के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नगरीय क्षेत्रों में जो निवास करता है वहां पर व्यवसायों के साथ बैठ करके भी एक ठोस कार्य योजना तैयार करें। और उनसे कहें कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। सालाना 40 लाख से कम का उनका टर्नओवर है,
तो अपने रिटर्न में भर दें कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम का है। लेकिन अगर वह केवल रजिस्ट्रेशन अपना करा लेता है तो अगर कल उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से उसे 10 लाख रुपए का बीमा कवर उसको प्राप्त हो जाएगा। ये योजना व्यापारियों के लिए भी है। प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि हम लोग हर एक तबके के लिए कर रहे हैं। युवाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग की योजना प्रारंभ हुई है। अभ्युदय योजना कोरोना कालखंड के दौरान 14,000 बच्चे हमारे कोटा में कोचिंग कर रहे थे और कोरोना आया। आप अनुमान कर सकते हैं 12,000 14,000 फोन जब केवल बच्चों के लिए आए और उन बच्चों के अभिभावकों की ओर से अलग और उन बच्चों का अलग आता था, कितनी कैसी स्थिति रही होगी हमारे सामने। और फिर हम लोगों ने बस का एक बेड़ा ही वहां भेजा। राजस्थान सरकार ने बस नहीं उपलब्ध कराई, लेकिन हमने यहां से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भेजी कोटा और वहां से सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया था। प्रयागराज में 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन तय हुआ कि उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चों को, प्रतियोगी छात्रों को, प्रतियोगी युवाओं को अन्यत्र जाकर के तैयारी करने की बजाय हम यहीं पे उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और आज अभ्युदय योजना प्रारंभ हो चुकी है। कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में चल रही है, लेकिन दूसरे चरण में हम इसे हर एक जनपद में लागू करने वाले हैं, जिसमें फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। इसमें नयापन कुछ है। एक, जितने भी हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं जो ट्रेनिंग पे आए हैं, जिन्होंने अभी पास किया है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ समय वे भी क्लास लेने में दे रहे हैं। कैसे पास किया जाता है आप समझ सकते हैं। एक वह व्यक्ति है जिसने गाइड का काम किया है, एवरेस्ट में कैसे चढ़ना वो बेस कैंप से गाइड करता है। ऐसे ऐसे चढ़ाई करोगे, ऐसे ऐसे ये चीज मिलती है, फिर वो चढ़ा नहीं है स्वयं। एक वह है, लेकिन एक वह जिसने सफलतापूर्वक एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ करके सफलतापूर्वक नीचे आया है। वह हम दोनों को मिलाकर के चल रहे हैं। अच्छी फैकल्टी को भी ले रहे हैं और अच्छी फैकल्टी के साथ ही जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, पीसीएस के हैं, पीपीएस के हैं, इन सभी अधिकारियों से भी हम लोग उनसे भी कह रहे हैं कि वे लोग भी कुछ समय दें, कोई फिजिकली और कोई वर्चुअली उन क्लासेस को लें। और 10 लाख से अधिक युवा अब तक इसके साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के अंदर, जो इसके माध्यम से जुड़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्लेटफॉर्म और निःशुल्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी तय किया गया है कि जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है, वह सक्षम नहीं है कि वह टैबलेट खरीद सके, हम उसको टैबलेट भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम करेंगे और प्रदेश सरकार इसको भी करने जा रही है। यानी हर एक तबके के लिए सरकार की योजनाएं किस रूप में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल की योजना को लागू करने का कार्य हो। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर। कोई सोचता था बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी, कोई सोचता था कि बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना हो पाएगी, कोई सोचता था प्रदेश में 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, कोई सोचता था कि प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी के साथ कार्य होगा, और कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम वैश्विक मंच पर एक नए स्थान पर प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। आज तो ओडीओपी की योजना वैश्विक मंच पर न केवल एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ यह योजना आज प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए लुभावनी तो है ही, प्रदेश में रोजगार सृजन का माध्यम भी बन रही है। 40 लाख माइग्रेंट लेबर आई थी। लोग मुझसे कहते थे कहां जाएंगे ये लोग। मैं कहता था 40 नहीं, मैंने 1 करोड़ लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक तैयारी की है कि ये लोग आएंगे तो हम इनको रोजगार भी देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो लोग यूपी में आए थे इनमें से 90% लोग उत्तर प्रदेश में ही रह करके रोजी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हम अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ चला है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है,
उत्तर प्रदेश के इन सभी परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ की सफलतापूर्वक आयोजन का कार्यक्रम रहा हो या कोविड प्रबंधन का एक कार्यक्रम, ये सभी उसी दिशा में किए गए प्रयास के हिस्से हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा कि एक सकारात्मक भाव के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सकारात्मक भाव इस दृष्टि से कि नेगेटिविटी के लिए अक्सर होता क्या है, सरकार ने एक फोल्डर भी बनाया है, हर एक जनपद में फोल्डर, 4 वर्ष की उपलब्धियों का फोल्डर, जिसमें केंद्र की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरा हुआ ये फोल्डर है। हर एक बूथ पे 100 से 150 ये जा रहा है। एक तो इसको वितरण करने की व्यवस्था, दूसरा हर एक विधानसभा क्षेत्र में भी केंद्र, प्रदेश, जनपद और विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं, इसकी उपलब्धियों से संबंधित एक बुकलेट भी वहां उपलब्ध होने जा रही है, वहां तक पहुंच रही है। मैं अनुरोध करूंगा, उसमें पॉकेट बुक भी है और कम से कम प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके पास एक एक बुकलेट अपनी जेब में होनी चाहिए। और उसको एक बार जब भी आपको समय लगता हो, सुबह, शाम, दोपहर में कहीं बैठे हैं, खाली समय है, अच्छा होगा अपने स्मार्टफोन के अंदर उसको ले जा करके और स्मार्टफोन के माध्यम से भी उन उपलब्धियों को एक बार आप करना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। एक बहुत बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। 1,63,000 बूथ हैं प्रदेश के अंदर, और अगर हर बूथ पर अपनी बूथ कमेटी को हम गठित करने के साथ ये 1,63,000 बूथ प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के साथ रिट्वीट करके वहां पर कोई एक स्वागत और अभिनंदन का संबोधन लिख करके उसको रिट्वीट कर देते हैं, कितना बड़ा मैसेज यूपी का होगा। राज्य सरकार की किसी उपलब्धि को लेकर के कोई ट्वीट किया गया है, अगर ये हर बूथ से कम एक रिट्वीट होता है या उस पर कोई एक पॉजिटिव टिप्पणी आ जाती है, तो कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है, हर एक बूथ पर हमारी पहुंच हो जाती है। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को हमें समझना होगा। और मैं आग्रह करूंगा सभी जिलाध्यक्षों से, सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों से, प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों से, इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करें, अपनी टीम को एक्टिव करें। स्मार्टफोन के अंदर केवल अपने सगे संबंधियों के टेलीफोन नंबर नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का डाटा भी आपके पास फीड होना चाहिए। और कोई आपसे चर्चा करता है, मीडिया के सामने पैनल डिस्कशन के लिए जाएं या कहीं पर आप कोई चर्चा करने के लिए जाएं, उस समय अपनी बात को पूरी दमदार तरीके से रखने की तैयारी अगर आप कर देंगे तो कोई ताकत आपके सामने टिक नहीं पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस मामले में कह सकता हूं, और इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस नए कार्यक्रम को लेने के साथ ही ये जो 4 साल की उपलब्धियां होंगी और फिर 6 साल की उपलब्धियां केंद्र सरकार की, ये सभी एक साथ चलेंगे। ये 7 साल की उपलब्धियां एक साथ आगे बढ़ेंगी तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। हमें अपनी बात पर वोकल होना पड़ेगा, अपने योजनाओं को लेकर के वोकल होना पड़ेगा, बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। अन्यथा होता क्या है, अक्सर होता क्या है, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने एक बार एक जनपद के सांसद विधायकों को बुलाया था और मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या हाल चाल, कहा साहब कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपके यहां किसानों का कर्ज माफ हुआ, कहां वो टच हुआ है, क्या है रिएक्शन, बहुत अच्छा है। आपके यहां रैपिड रेल भी आ रही है, मैंने सुना है ना, 32,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं हम लोग, मालूम है आपको, कहा उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मैंने कहा फिर आपके यहां ये जो माफियागिरी थी, अपराध था, ये समाप्त तो हुआ है, कहा साहब उसका तो बहुत अच्छा परिणाम है। फिर मैंने कहा आपके यहां पहले बिजली नहीं मिलती थी, मालूम है 5-6 घंटे बिजली मिलती थी, अब कितनी मिल रही है, कहा 24 घंटे। तो मैंने कहा इसका असर है कि नहीं है नीचे, कहा बहुत अच्छा प्रभाव है। मैंने कहा पहले सड़क टूटी फूटी थी, गड्ढे थे, अब अच्छी सड़क बन गई है, कहां, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो मैंने कहा बाकी और क्या चाहिए। सरकार बिजली दे रही है, सरकार पानी दे रही है, सरकार सड़क दे रही है, सरकार कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दे रही है, सरकार किसानों के
लिए अलग अलग योजनाएं बना रही है सरकार, रोजगार की सुविधा दे रही है सरकार, सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, तो इसको बोलने की आदत भी डालनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, मुझे केवल आपसे एक ही बात का अनुरोध करना है। सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी, अगर बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, नकारात्मक सोच का व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखना, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो उसकी नकारात्मकता ही ले डूबती है उसे। नकारात्मकता व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। सकारात्मक बनने की आदत। अगर आप किसी के साथ सहयोगी नहीं बन सकते, तो कम से कम विकास के मार्ग की बाधा भी नहीं बनना चाहिए। हम अगर सकारात्मक भाव के साथ किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, तो न केवल हमारी ऊर्जा को, बल्कि उस कार्यक्रम की सफलता के साथ साथ हमारी ऊर्जा को भी आगे बढ़ाता है और हमें भी और उस योजना को भी यशस्वी बनाता है। हर व्यक्ति उस योजना के साथ यशस्वी बनता है। आज अगर मैंने आपको कहा ना, शुरुआत मैंने वहीं से की थी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के बारे में अगर एक सकारात्मक माहौल देश में और दुनिया में है, हर निवेशक कहता है उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हम लोग निवेश करेंगे। कोरोना कालखंड में चीन हमारा प्रतिस्पर्धा था और चीन का सबसे बड़ा निवेश, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश अपने यहां निवेश कराई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कराई है। यानी यह निवेश एक सकारात्मक माहौल देने से आगे बढ़ा है। बहुत इस फील्ड में बहुत कुछ हुआ है। हम उपलब्धियों के साथ आज यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बूथों की संरचना को मजबूत करने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहां पर अभी अपने उद्बोधन में जो बात कही, सुबह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो बातें कही, जो कार्यक्रम आपके सामने प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने प्रस्तुत किए, जो राजनीतिक प्रस्ताव यहां पर लक्ष्मणाचार्य जी ने यहां पर प्रस्तुत किया, जिन पदाधिकारियों ने और जिन कार्यकर्ताओं ने वहां पर उस राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बातों को वहां पे रखा, ये सभी हमारे अभियान के हिस्से बनने चाहिए। और याद रखना, बूथों की संरचना पर फोकस करते हुए 4 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के हम जाएंगे। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों में भी सफलता का परचम लहराएंगे। और यह तब संभव होगा जब एक सकारात्मक भाव के साथ, जिसके बारे में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मुझे लगता है एक बड़े और विराट अभियान के साथ, मजबूती के साथ खड़े होते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, निरंतर मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, एक टीम वर्क के साथ कार्य करना होगा, एक अमिट छाप प्रदेश के अंदर छोड़नी पड़ेगी। और उस अभियान के लिए, एक टीम के लिए, कोरोना कालखंड के दौरान भी यह साहस प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश की टीम ने दिखाया है कि प्रदेश कार्य समिति को बुला करके, एक दिवसीय ही सही, लेकिन एक कार्य समिति यहां पर हो, उस कार्य समिति के साथ हम यहां पे जुड़ेंगे। मेरी आप सबसे पुरजोर अपील है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, एक पंचायत चुनाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, 4 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के कार्यक्रम में बूथ स्तर पर व्यापक जनसंपर्क की योजना तैयार करना, ये तो हमारे कार्यक्रम के हिस्से बनेंगे ही बनेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह होगा, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। वैक्सीन जो व्यक्ति एक आज लगाएगा, उसको ठीक 28वें दिन दूसरा वैक्सीन जरूर लगाना है। दूसरा वैक्सीन लगाने के बाद भी लापरवाही नहीं करनी है। उसके बाद 12 से 15 दिन में एंटीबॉडी उसके अंदर पैदा होगी। सावधानी रखनी है। और मुझे लगता है सावधानी के लिए, बचाव के लिए, बीमारी से बचाव के लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। और बचाव के लिए आप सबसे मेरी अपील होगी कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, इसका पालन हम जरूर करें, जरूर करें। तो ठीक है, यहां पे जगह की बाध्यता हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक उसमें हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए, अन्यों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, मास्क लगा करके निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्यक्रम अगर हम आगे कर पाएंगे तो एक अच्छी दिशा में हम लोग
आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ा पाएंगे। आज के इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति में आप सभी लोग आए, अपने अपने कार्यों को छोड़ करके अपने अपने जनपद के, अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों को वहां पर विराम देकर के आप प्रदेश में पधारे। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि प्रदेश संगठन के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की जाएगी, आप सब उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अपने स्थान पर रहिए। सुदर्शन बैठे रहो।